नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरएमएस के बारे में, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, उसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था हमने और उसका कुछ एनालिसिस पार्ट हमने किया था आरएमएस का। एंड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे आरएमएस पे, ठीक है, उनको जरा देखते हैं। मैंने आरएमएस की डेफिनेशन बताई थी, आरएमएस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आरएमएस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है आरएमएस का उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है जी। देखिएगा, चलिए देखिए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है एफटी, कोई एफटी सिग्नल है और वो कुछ इस तरह का है, मे बी कुछ इस तरह का है। और अगर मैं इसकी आरएमएस वैल्यू पूछूं आपसे तो बताइए क्या आएगी। 0 1 2 0 1 लिख लीजिए, चलो 2 नोट 3, आप ऐसे कीजिए, पाई बाय 6 पाई 7 पाई बाय 6 2 पाई, और ये ओमेगा टी है। ये हाइट है मान लीजिए 5 और ये हाइट है 20। इसकी जरा अगर मैं पूछूं आरएमएस वैल्यू कैसे लिखोगे, तो बस आप फॉर्मूले में लिख दीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़िए, ठीक है। तो जरा देखिए इसका पीरियड बताइए क्या है, पाई, ये लेंथ रिपीट कर रही है, तो 1/पाई, और अंदर क्या आएगा बताओ जरा। 0 से लेके पाई बाय 6 तक अलग फंक्शन है, क्या है पाई बाय 6 तक बताइए, वो है 5, तो 5 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, नॉट डी टी, बिकॉज लिमिट रेडियन में, तो इसलिए यहाँ पे डी ओमेगा टी आएगा, प्लस पाई बाय 6 से लेके और पाई तक कौन से फंक्शन का पार्ट है ये वेव, ये है 20 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर दीजिए इनटू डी ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, और यहाँ पे इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू आएगी। तो सिंपल कहानी है, आरएमएस कैलकुलेट करना बड़ा इजी काम है, ठीक है ना, अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो, और जब आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया जाएगा तो आप पार्शियल रिलेशन इसकी अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एवरेज और आरएमएस के क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब मिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये टी है सेकेंड्स में, 0 1 2 3 4, दिस हाइट इज 5 और नीचे वाली हाइट नहीं दे रखी है, ठीक है जी। ये दिया हुआ है कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल इज 0, average value of ft is 0, find RMS value, find RMS value, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह बोल सकता था, if this signal is applied to a PMMC voltmeter, the reading is 0. Now if the same signal is applied to moving iron instrument, what will be the reading of moving iron instrument, ठीक है जी, moving iron voltmeter। तो कुल मिला के कैसे करेंगे जरा देखिए, इसका पीरियड बताइए। इसके एवरेज वैल्यू 0 है पहले, तो एवरेज वैल्यू 0 कब होती है बताओ, जब एरिया अंडर 1 पीरियड क्या आ जाए मेरा 0, तब एवरेज वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड है 2, t इज इक्वल टू 2, तो इस टाइम पीरियड में एरिया जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब आप बताओ ये एरिया कितना है और ये एरिया, टोटल एरिया 0 आना चाहिए। इस लेंथ को मैं माइनस के नोट ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है जी। तो आप बताओ एरिया 0 कब बनेगा, ऊपर वाला एरिया है 2.5 माइनस नीचे वाला है के नोट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहां से के नोट की वैल्यू क्या आ गई 2.5, तो इसका मतलब ये वाली हाइट जो होगी ये आएगी -2.5, सही है जी, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हाइट आएगी -2.5। अब जरा देखिए, अब इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालें, तो आरएमएस के लिए क्या करेंगे बताओ जरा। ये तो ये एवरेज से हमें ये पता चल गया इसकी हाइट, अब आरएमएस कैसे निकालेंगे, 1/2, ये पीरियड हो गया 1/2, इसका पीरियड है। अब फंक्शन की इक्वेशन क्या है बताओ जरा, ये वाला, ये है 5t, तो क्या लिखेंगे बताओ, 0 to 1 5t का स्क्वायर dt, ठीक है जी, प्लस 1 से लेकर 2 तक क्या बनेगा -2.5 का स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट हाइट है, इंटू dt, और इसका क्या आ जाएगा रूट, ये बनेगा मेरा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो मेरे ख्याल से, ये आसान काम है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये दे रखा था कि एवरेज वैल्यू 0 थी, तो उससे मेरे पास ये आ गया वैल्यू, उसके बाद आपको क्या बताने था आरएमएस वैल्यू, तो मुझे लगता है ये आसान काम था, ठीक है। मैं रब कर दूं इसको, चलिए दोस्तों
इसको रब कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आरएमएस एवरेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मान लीजिए टी दे रखा आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है जी, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो 7 8 9 10 11, ओ यहाँ पे 12 आएगा भाई, 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये ठीक है। और ये आइटम मान लीजिए 10 और ये आइटम -10। ये आपको कोई सिग्नल दे रखा है ft और आपसे पूछा है फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो जरा देखिए। आप इसका पीरियड बताइए, इस सिग्नल का क्या पीरियड है। पीरियड है 12, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड है, तो टाइम पीरियड इज 12, तो 1/12। बट जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 6 तक। और 0 से लेके 6 तक कौन सी वेव का पार्ट है ये बताइए, 10 sin πt, 10 sin πt इस वेव का पार्ट है। तो इसका स्क्वायर कर दो और इनटू dt, नॉट डी ओमेगा टी, टाइम एक्सिस है ना ये सेकंड्स में, तो dt, ठीक है भाई, ये आएगा। और इसका क्या ले लीजिए, रूट। तो ये मेरी आरएमएस वैल्यू आएगी। ठीक है जी, चलिए इस तरह के और क्वेश्चन जो है आपको, वो आपको अपनी जो आपको हम लोग क्वेश्चन के लिए वर्कशीट देंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर दूं इसको, हाँ जी इसको रब मैं कर, ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कई बार कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास ft दे रखा है एक 2 + 3 sin 2t + 4 cos 3t, ये मेरा ft है। और एक सिग्नल है मेरा gt और वो दे रखा है sin 5t + 6 cos 4t। मैं जानना चाहता हूं ft की इंडिविजुअल आरएमएस, और ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एक gt की इंडिविजुअल आरएमएस। और फिर मैं जानना चाहता हूं ft, चाहे तो आप प्लस कर दीजिए चाहे आप माइनस कर दीजिए, आरएमएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी। ft + gt इसकी आरएमएस, मैं इसकी आरएमएस जानना चाहता हूं, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इंडिविजुअल आरएमएस देखनी है मुझे और इसकी ओवरऑल आरएमएस देखनी है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल आरएमएस देखते हैं। ft की इंडिविजुअल आरएमएस क्या आएगी बताओ जरा, √4 + 1/2 बोलिए 9 + 16, क्या कहते हो, सही है जी। बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। और दूसरा ये देखिए, ये बनेगा 0 का स्क्वायर, डीसी तो है ही नहीं इसमें, + 1/2 1 + 36, इसका मतलब ये बन गया √37/2। ठीक है जी। और ऊपर वाला देखिए 25 ये बन गया है और 8 ये, ठीक है, तो ये बन गया 4.06, या फिर आप इसको लिख सकते हो √25 + 8 33/2, सही है जी, 33/2। ठीक है, तो और ये दूसरी वाली भी निकाल लीजिए 4.30, ठीक है जी, ये दूसरी वाली आ गई। अब मुझे चाहिए ft + gt की आरएमएस, तो एक काम करते हैं, पहले ft + gt निकालिए या -gt निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरएमएस पे। तो मान लीजिए मैं ft + gt देखना चाहता हूं, तो बनेगा 2 + 3 sin 2t + 4 cos 3t + sin 5t + 6 cos 4t, सही है जी, ये बन गया। अब इसकी जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो देखते हैं, तो पार्शियल लगा देते हैं, √DC कंपोनेंट का स्क्वायर 4 + 1/2 9 + 16 + 1 + 36, ठीक है जी। तो अब बताइए क्या वैल्यू आई है, 5.87, ये आ गई। ठीक है जी, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा सब लोग, 5.87 ये इसकी आरएमएस आई। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं कुछ इस तरह सोचता
अगर मैं ये वाली चीज सोचता कि इंडिविजुअल आरएमएस का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं और ऐड करके रूट ले लूं, तो क्या आंसर आ रहा है बताएंगे? इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, रूट ले लो, मेरे ख्याल से सेम आएगा। 8789 वही है, थोड़ा मोड़ा आपने अप्रोक्सीमेशन लिया होगा तो उसकी वजह से तो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब ये तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? अगर मेरे पास दो सिग्नल है, एक एफ है एक जीटी है, और मुझे एफ की इंडिविजुअल आरएमएस पता है, मुझे जीटी की इंडिविजुअल आरएमएस पता है, और मैं ओवरऑल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू देखना चाहता हूं, एफ प्लस जीटी की आरएमएस देखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला आप क्या करें, इंडिविजुअल की आरएमएस का स्क्वायर कर दो, मतलब एफटी, जैसे एफटी प्लस जीटी की आरएमएस चाहिए तो एफटी की आरएमएस का इंडिविजुअल की स्क्वायर कर दो प्लस जीटी की आरएमएस का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और ओवरऑल रूट ले लो, तो वो क्या आ जाएगी? इस पूरे सिग्नल की आरएमएस आ जाएगी। तो ये तो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल एफटी है, एक जीटी है और एक एचटी है, और मैं मान लीजिए इनको ऐड या सबट्रैक्ट कर रहा हूं और मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बताओ? एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, क्या? इसकी जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ, बताइए क्या आएगी? एफ टी आर एम एस का स्क्वायर प्लस जी टी आर एम एस का स्क्वायर प्लस एच टी आर एम एस का स्क्वायर। समझ आ गई? ये बनेगा, ये बनना चाहिए, बट मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी इसकी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे चेक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहां पे फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, बट जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें एफ टी में दे रहा हूं सेम वही 2 प्लस 3 साइन 2t प्लस 4 cos 3t, और जीटी जो है वो है मान लीजिए 4 प्लस साइन 5t प्लस 6 cos 4t। मान लीजिए मैंने जीटी इसको दे दिया, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं आरएमएस वैल्यू पे क्या बात बनती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं एफ टी की आरएमएस बताओ, वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि सिग्नल ही सेम है, तो एफ टी की आरएमएस क्या रहेगी बताओ? √33/2, ठीक है जी, वही है 4.06। नेक्स्ट जीटी की आरएमएस बताइए, अब यहां से जीटी आरएमएस बताइए, तो रूट ऑफ बोलिए कितना आएगा? जैसे देखो अगर मैं निकालूंगा तो इसका क्या बनेगा? 16 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 36, ठीक है जी। क्या बना? नहीं, मुझे लगता है ज्यादा आएगा। देखिए 32 ये और 37 ये, 32 और 37 कितना हो गया? 32 और 37 37 ये ना, तो ये बनेगा 69 आई थिंक। नहीं, ये नहीं बनेगा, इसको सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 4.74 कहाँ से आ सकता है? ठीक है, 69/2 का रूट 4.474 है क्या? कैसे यार, 30 से तो बड़ा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है? 16 दूनी 32 ये, और 32 और 37, पहले ये देखो, ये मैंने सही लिखा है क्या? ये तो सही लिखा है, इसका ये नहीं बनेगा, फिर क्या कर रहे हो? 5.87, कैलकुलेशन मिस्टेक है जी, 5.87 करेक्ट है जी, ये आएगा, ये दूसरे के आरएमएस आ गई। अब जरा देखते हैं, अब एफ टी प्लस जीटी निकालते हैं। तो मैंने बोला इंडिविजुअल आरएमएस मुझे पता चल गई इनकी, ठीक है। अब एफ टी प्लस जीटी निकालते हैं, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 6 प्लस 3 साइन 2t प्लस 4 cos 3t प्लस साइन 5t प्लस 6 cos 4t, ये बन गया एफ टी प्लस जीटी। अब अगर मैं एफ टी प्लस जीटी की आरएमएस वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी? रूट ऑफ डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 1/2 9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 36। बोलिए दोस्तों क्या आया? 36 प्लस 1/2, पहले इसकी वैल्यू देखिए क्या बनी, ये बना रूट ऑफ 36, तो ये बना प्लस ये देखो कितना बना 37 और 6 कितना बना 43, 53 और 9 कितना बनेगा 62/2, ठीक है। 62/2 करोगे तो 31 बन जाएगा ये, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 31 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आया? रूट ऑफ 67, सही है जी, बोलिए। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताओ? रूट 67 की 8.18। एक बार चेक कर लो, रूट 67 ही बन रहा है क्या? ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना, सही है भाई। चलिए, तो ओवरऑल आरएमएस मेरे पास ये आ गई 8.18। अगर मैं यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगाता ये वाला,
दो सिग्नल वाला FT-GT वाला, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लगाता इसके ऊपर तो आंसर क्या बनता, तो जरा देखते हैं। तो आंसर आता रूट ऑफ इसकी RMS का स्क्वायर, तो इसकी RMS का स्क्वायर करोगे तो 33/2 प्लस इसकी RMS का स्क्वायर 69/2, ठीक है जी। तो क्या बन गया बताओ, ये बना रूट ऑफ, बोलो 33 प्लस 69 करके देखो क्या बना, 9 और 3 12 1 और 102/2, ठीक है। तो रूट क्या बन गया ये 51। रूट 51 कितना होता है जरा बताएंगे, रूट 51 कितनी वैल्यू आई इसकी 7.14, और यहाँ पे क्या वैल्यू है एक्चुअल में 8. ये करेक्ट है, क्यों करेक्ट है ये, क्योंकि ये तो बेसिक मेथड लगाया मैंने एडिशन वाला, लेकिन ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। तो फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आया वो गलत आंसर आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला FT का RMS का स्क्वायर प्लस GT का RMS का स्क्वायर का रूट ले लिया, उससे गलत आंसर आ रहा है। इसका मतलब इस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही रहेगा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ यहाँ पे, जबकि इस केस में एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अब देखना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला कहां पे एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल नहीं है, मुझे ये देखना पड़ेगा। अब ये कैसे देखें भाई कि यहां पे तो एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर में और यहां पे, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में ये टर्म मर्ज हो रही है एक दूसरे में जब जोड़ रहे हैं तब, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में कोई भी टर्म आपस में मर्ज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बताओ जरा, जब दो सिग्नल या तीन सिग्नल जितने भी हैं जिनको भी आप जोड़ रहे हो, ठीक है, उन तीनों सिग्नल में अगर कोई भी टर्म मर्ज नहीं हो रही है तो आप ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको और ये जो फॉर्मूला हमारे पास नया निकल के आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने कंसेप्ट बताया कि ये कहाँ एप्लीकेबल है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से नोट कीजिए, ये बड़ा यूज होगा आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसी फॉर्मूले पे दोबारा आऊंगा मैं, ठीक है, RMS वाले पे आपका इसका यूज होगा, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो भी मेरी 2 या 3 टर्म होती हैं जिनका भी आप सम कर रहे हो, जिनको आप सुपरपोज कर रहे हो, उनमें कोई मर्ज करने वाली टर्म ना हो, तो उस केस में ओवरऑल RMS जो आएगी उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो ये मेरा एक सिंपल फॉर्मूला था और इसकी कुछ जो ये कहाँ वैलिड होता है ये फॉर्मूला वो मैंने आपको डिस्कस किया। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और खड़ा होता है और वो क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। अगर मैं RMS की बात करूं, RMS वैल्यू की बात करूं, तो वहां पे एक नई चीज है, देखिए। अगर मैं RMS का फॉर्मूला देखूं तो हमने RMS का जो फॉर्मूला लिखा वो था 1/t 0 to t FT के मोड का स्क्वायर dt और रूट, ये फॉर्मूला हमारे पास था FT के RMS का, ठीक है जी, RMS वैल्यू निकालने का। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने मोड क्यों लगाया, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये लिख देता तो क्या दिक्कत थी। मोड क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है मोड, ठीक है। पॉजिटिव बना के और फिर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो स्क्वायर तो डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है, वो तो डायरेक्ट ही पॉजिटिव बन जाएगा। मोड लगा के स्क्वायर कर रहे हो तो लंबा प्रोसेस नहीं हो गया, आप सीधा ही स्क्वायर कर दो। और जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए, क्या कभी हमने मोड का कंसेप्ट यूज किया, नहीं, हमने डायरेक्ट यही किया। तो फॉर्मूले में मोड क्यों लगाया गया है, बिकॉज ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका कॉम्प्लेक्स FT होगा ना, पीरियोडिक, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक FT होगा। मतलब अगर FT मेरा कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक है, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक, तब भी अप्लाई होगा यहां पे। जबकि ये जो फॉर्मूला है ये कब है, यहां पे सिर्फ FT क्या होना चाहिए, रियल, यहां पे FT मेरा रियल होना चाहिए। और अभी तक जितने भी सिग्नल लिए मैंने रियल पीरियोडिक होना चाहिए। अभी तक जितने भी सिग्नल लिए वो सारे रियल पीरियोडिक थे। ये मोड किस लिए यूज करते हैं बताओ, अगर मेरा सिग्नल कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक आ जाए तो इसका यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक का क्या मतलब है, तो वो जरा देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक क्या होते हैं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक क्या होते हैं। पहली बात तो रियल सिग्नल जो होते हैं वो टाइम एक्सिस पे दिखा सकते हो, ठीक है।
वो रियल एक्सिस पे दिखा सकते हो आप, ठीक है, टाइम एक्सिस पे टाइम के साथ वेरी करते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। बट जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं, नाम ही कॉम्प्लेक्स हो गया, उसका एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, तो आप उनको दिखा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। बट इसको समझने के लिए मुझे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, सुनिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं a प्लस जे बी, मैं आयोटा नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस जे बी, ए क्या मेरा रियल पार्ट और b क्या मेरा इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इसके लिए मैं इसको रियल एक्सिस पे नहीं दिखा सकता, रियल प्लेन में दिखा सकता, मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए, मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मेरी रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। तो रियल में कितना है बताओ a और इमेजिनरी में कितना है b। तो आपका जो पॉइंट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा वो यहां पे आएगा, सही है जी। अब ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसकी और भी कई सारी फॉर्म होती है, एक होती है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होगी जरा बताओ। ये मैग्नीट्यूड देखो r, इसकी पोलर फॉर्म होती है r एंगल थीटा। अब r क्या होता है, r होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ जरा, रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस आप कह सकते हो। ये देखो ये a है, ये b है लेंथ, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यही बनेगा। इसका मतलब जो r होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। या आप कह सकते हो कि अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो r जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है वो r है। और थीटा क्या है इसका आर्ग्यूमेंट, यहां से एंगल ये है मेरा थीटा, ठीक है जी। तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए कर दो तो वहां से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, आप थीटा निकाल सकते हो, करेक्ट है जी। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और एंगल क्या होता है, इसमें कैसे हम लोग दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है ना। ये इसकी पोलर फॉर्म होती है, ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। एक और होती है यूलर फॉर्म, ठीक है, आर ई की पावर जे थीटा, सेम चीज है, वही आर ये है, उसको बस यहां पे लिख दिया और एंगल को जो है ई की पावर जे में लिख दिया, ठीक है ना। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अगेन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना आर ई की पावर जे थीटा, तो इसको आप रियल पार्ट अलग कर सकते हो, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इसको वापस एक्सपेंड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पोलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो अब जरा देखिए, ये तो मेरा पॉइंट है, ये तो मेरा पॉइंट है, ये कोई सिग्नल नहीं है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैसा है जरा देखिए। अगर मैं बोलूं एफ टी मेरा इस तरह का है, 4 ई की पावर जे 2t, अब ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ठीक है। ध्यान देना 4 ई की पावर 2t ये रियल सिग्नल है, ये तो रियल प्लेन में प्लॉट हो जाएगा टाइम के साथ। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, नहीं सॉरी 4 है, और धीरे धीरे क्या होगा फिर ये राइज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये तो रियल सिग्नल है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ गया, जे आ गया, ठीक है। तो इसका कॉस बनेगा रियल पार्ट 4 cos 2t रियल पार्ट बनेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा 4 sin 2t। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। अब क्या ये पीरियोडिक है वो जरा चेक करते हैं, ठीक है, क्या ये पीरियोडिक है वो जरा चेक करते हैं। वो देखिए ये कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये वाली फॉर्म है, यूलर फॉर्म। इसका मतलब ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है r को, r का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, j के साथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा को, ठीक है, एंगल को। एंगल का मतलब रियल एक्सिस से कितना एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो थीटा मेरा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं इसको बना के देखूं 4 ई की पावर जे 2t, तो जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। ओरिजिन से मेरी डिस्टेंस कितनी है बताइए, 4, t इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं, एट t इक्वल टू 0, एंगल क्या आएगा t इक्वल टू 0 पे, इसमें पुट करो एंगल में, t इक्वल टू 0 पे क्या एंगल बनेगा, 0। 0 का मतलब आप ये रियल एक्सिस पे ही दिखाओ, रियल इसी एक्सिस से देखते हैं एंगल, तो इसी एक्सिस पे रहेगा क्योंकि एंगल 0 है, और ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 4, तो ओरिजिन ये है मेरा, यहां से 4 डिस्टेंस पे ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, t इक्वल टू 0 पे यहां पे है। ये मेरी रियल एक्सिस है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। अब जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा आप देख सकते हो एंगल मेरा पॉजिटिव में बढ़ेगा, क्योंकि आगे प्लस साइन है, एंगल मेरा पॉजिटिव में होगा, इसका तो एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगल। और जो मैग्नीट्यूड है मेरा वो ऑलवेज क्या रहेगा बताओ,
वो मैग्नीट्यूड मेरा ऑलवेज ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी 4, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमेशा उतनी रहेगी बट एंगल बदलता जाएगा टाइम के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा ये बताओ, किस में मूव करेगा, एक सर्कल पे मूव करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक सर्कल पे मूव करेगा। समझ आया? t इक्वल टू 0 पे यहां पे है, t इक्वल टू t1 पे यहां पे है, t इक्वल टू t2 पे यहां पे है। समझ रहे आप मेरा पॉइंट? तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग जगह होगा, इसका एंगल बदलता चला जाएगा बट ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगी 4। अब आप सोचिए ये घूमते घूमते टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे वापस यहीं पे आ गया। वो कितना टाइम होगा जब ये वापस यहीं पे आएगा? जब 2t की वैल्यू क्या हो जाए बताओ? 2 पाई। जब 2t की वैल्यू 2 पाई हो जाए तब समझ लो वापस यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि एंगल 2 पाई कवर कर लिया इसने। ठीक है, इसका मतलब t इक्वल टू 2 पाई बाय 2, इतने टाइम के बाद वापस यहीं पे आ जाएगा। तो ये पीरियड नहीं बन गया इसका, ये ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे घूमता रहेगा ऐसे। तो कितनी देर में वापस आ रही है? t इक्वल टू 2 पाई बाय 2, यहां से देख लो ना। ठीक है, आप ये कह सकते हो जब 2t की वैल्यू 2 पाई होगी तो वापस घूम के यहां पे आ जाएगा, एंगल 2 पाई हो चुका है। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या आएगी फिर बताओ? 2 पाई बाय 2 पाई। इसका मतलब क्या आ गया? पाई सेकंड। इसका क्या आ गया? पीरियड। पाई सेकंड इसका पीरियड। इसका मतलब ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, ये वापस वहीं पे आ रहा है, रिपीट कर रहा है। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल। समझा? ये मेरा बनेगा कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है जी, और इसका पीरियड क्या आएगा? पाई। अब सुनो मेरी बात, ये एंगल है 2t, ये रेडियन में होता है। अगर मैं t को नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा? 2 की क्या यूनिट बनेगी? रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड नीचे आ गया ना, रेडियन पर सेकेंड। सही बात है। अगर t टाइम में देखो तो 2t एंगल इतना रेडियन एंगल बन जाएगा। तो ये t को नीचे ले आओ तो इसका मतलब क्या बनेगा? 2 क्या है? रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये ओमेगा की यूनिट है बेसिकली, ये ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा ओमेगा है, समझ रहे हो? तो इसका अंदर जो 2 है ये क्या है बताओ? मेरा ओमेगा है। ठीक है, ये मेरा इसका ओमेगा होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, और 2t ये मेरा रेडियन एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, 2t मेरा एंगल बन जाएगा। ये 2 जो है ये मेरा ओमेगा, जैसे ओमेगा t नहीं होता साइन या कोस में, तो ओमेगा की जगह क्या है? यहाँ पे 2 है। आप डायरेक्टली यहां से भी टाइम पीरियड निकाल सकते थे। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, पाई सेकेंड। समझ आया? तो हमने देखा कि ये जो सिग्नल था 4e की पावर j2t, ये मेरा कैसा सिग्नल था बताओ? ये कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल था। अब इसकी जो आरएमएस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? इसका मोड लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मोड लेना पड़ेगा। तो चलिए जरा देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसकी आरएमएस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसकी आरएमएस कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। मान लीजिए ft मुझे ये दे रखा है 4e की पावर j2t, मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? इसका ft का मोड। मोड क्या आएगा बताओ? मोड आएगा 4 तो अपने आप में ही मोड है। ठीक है ना, तो आरएमएस क्या आएगी? 1/t 0 से t ft के मोड का स्क्वायर dt। सिंपल। आप बोलोगे सर t की वैल्यू पुट कर दो, जरूरत नहीं है वैल्यू पुट करने की। आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा, कट जाएगा t से t। तो t की वैल्यू पुट करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मेरा उसका क्या होगी? वही मेरी उसकी आरएमएस वैल्यू आएगी। समझ आया जी? जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। सिंपल सी कहानी है, याद रखिए इसको। ठीक है जी, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और उनकी जरा आरएमएस वैल्यू निकालते हैं जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। मैं रब कर दूं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए इसको रब कर देता हूं। जरा देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरह का है, ft इक्वल टू 4e की पावर j2t इंटू cos 3t, इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा 4e की पावर j2t इंटू कोस को आप ऐसे लिख सकते हो ना, बाई 2। सही है, और यहां से कट गया 2, तो क्या आया? 2e की पावर j2t इंटू e की पावर j3t प्लस e की पावर माइनस j। सही है जी? अब जरा देखिए क्या बना। ये बन गया मेरा 2e की पावर j5t प्लस 2e की पावर माइनस j t।
अब फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं क्या कौन सा रूल लगा सकता हूं ओवरऑल आरएमएस के लिए, इसको जीटी मान लो, इसको एचटी मान लो, इसकी आरएमएस कितनी है 2 और इसकी आरएमएस भी 2, दोनों की आरएमएस 2 है, इंडिविजुअल आरएमएस 2 है, तो ओवरऑल आरएमएस क्या आएगी बताओ, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी 5 है इसकी -1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल आरएमएस क्या आएगी बताओ जरा, रूट ऑफ इंडिविजुअल की आरएमएस का स्क्वायर, तो बताओ क्या बना 2√2, ये आंसर है, ठीक है, 2√2 मेरा आरएमएस वैल्यू है। वही चीज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे यहां से, कैसे, मुझे एक बात बताओ, एफ का मोड क्या आएगा बताओ, एफ का मोड कितना है 4 cos 3t, ये बनेगा ना एफ का मोड, ठीक है, बस इसकी आरएमएस निकाल दो, सिंपल कहानी है, ठीक है ना, 4 mod ऑफ 3t, ठीक है, इसकी आरएमएस निकाल दो, सिंपल इसका स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है बताओ ना, 1/t 0 to t 4 cos square 3t dt, सिंपल, मोड लगाने की जरूरत नहीं जब स्क्वायर ही कर रहे हो तो, ठीक है, लेकिन आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि जो मोड सिग्नल है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो, करेक्ट है, आसान कहानी थी, ठीक है ना, तो आप इस तरह से मेरे ख्याल से, या फिर आप इस तरह का प्रोसेस लगा सकते हो, ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी इंडिविजुअल 2 है, इसकी इंडिविजुअल 2 है, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मर्ज ये हो नहीं रहे, ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट वो इंडिविजुअल वाला रूल लगा सकता हूं, ठीक है, आंसर इज 2√2, सही है, मैं रब कर दूं इसको, ठीक है जी। एक और चीज देखिए, कई बार ग्राफ के बारे में भी सोचना, मतलब मैं चाहता हूं आप ग्राफ के बारे में भी सोचिए, सोचिए कोई इस तरह का सिग्नल है, अगर मैं बोलूं 4e⁻j3t प्लस 1/4e⁻j30t, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये एक सर्कल है, इसका प्लॉट कैसा होगा, ठीक है, पहले बात तो है रियल सिग्नल है नहीं, तो इनका रियल तो प्लॉट हो नहीं सकता, इनका तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही बनेगा, ठीक है, तो जो प्लॉट होगा वो कैसा प्लॉट होगा, वो पोलर प्लॉट होगा, ठीक है, तो मैं इनका पोलर प्लॉट ड्रॉ करूंगा। अब पोलर प्लॉट कैसे बनेगा वो जरा देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, इसका रेडियस कितनी है बताइए 4, तो 4 पे ये रेडियस आ गई, मतलब ये इस तरह घूमेगा और पॉजिटिव में जाएगा, अगर ये एंगल माइनस होता तो क्या होता बताओ जरा, ये नेगेटिव एंगल बढ़ता, ऐसे घूम लेता, अब ये पॉजिटिव एंगल बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, तो एंटी क्लॉकवाइज उठेगा, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस है 4, इसके ऊपर एक और सर्कल सुपर इंपोज हो रखा है ये वाला, तो इसको कैसे बनाओगे इसके ऊपर जरा सोचिए, मेरा t = 0 पे इसका एंगल 0 है, इसकी लेंथ है 4, इसका ना ऐसे है, ये लेंथ है 4, t = 0 पे और एंगल 0 पे है, मतलब इधर की तरफ है, अब इसका भी t = 0 पे एंगल 0 है और कितना है ये लेंथ कितनी है 1/4, तो इसका मतलब मैं अगर इसको दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि चलिए मैं कुछ छोटा ये ले लेता हूं, मैं ये कैप ले लेता हूं बहन की, ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये 1/4 है, ये दोनों जुड़ गए t = 0 पे, देखो t = 0 पे ये लेंथ है 4 और ये लेंथ क्या बताओ 1/4, अब क्या होगा सुनो, ये भी सर्कल पे घूमेगा, ये इसके टिप पे घूमेगा, आप समझ रहे हो, ये एक सर्कल बनाएगी, इसकी टिप पे सुपर इंपोज हो रखा ना, ये इसकी टिप पे घूमेगा और ये भी घूमेगा, इसका तो ये भी घूमता रहेगा और ये भी घूमता रहेगा, दोनों घूमते रहेंगे, आप समझ रहे हो, लेकिन ये तेज घूम रहा है छोटे वाला, क्योंकि इसकी रेडियन फ्रीक्वेंसी देखो कितनी इसकी 30, इसका तो होगा ये t = 0 पे तो ऐसे था, तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो रिजल्टेंट यहां तक आएगा, हल्के से टाइम पे, अगले टाइम पे ये इतना उठ चुका होगा और ये ज्यादा उठ चुका होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा घूम रहा है, ये तो कुछ एंगल थीटा घूमेगा, ये उसका काफी ज्यादा घूम चुका होगा, तो रिजल्टेंट फिर ये बनेगा, आप समझ रहे हो, फिर अगले टाइम पे ये और घूम चुका होगा, ये और ज्यादा घूम चुका होगा, समझ रहे हो, मतलब ये भी घूम रहा है, आप समझिए, इसके ऊपर ये इसका सेंटर है, इस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है ये, और ये भी घूम रहा है और दूसरे वाला सर्कल भी घूम रहा है, आप समझ रहे हो, तो आप सोचिए कि कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब बड़ा अजीब सा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, तो उसको आप खुद विजुलाइज कीजिए, बट मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का ये ग्राफ सा बनेगा, ठीक है, आई होप आपको समझ आइए, आरएमएस वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है, ठीक है, और जरा देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ कैसे बनते हैं, कई बार ऐसा सिग्नल आ जाता है, जैसे देखो मैं अगर बोलूं 4t⁻j3t, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, j आ गया e⁻j में, तो इसका तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, अब क्वेश्चन ये है क्या ये पीरियोडिक है, जरा देखिए t = 0 पे ओरिजिन से लेंथ कितनी है 0, r की वैल्यू 0 आएगी,
और एंगल क्या होगा, वो भी 0 आएगा। इसका मतलब कहां पे होगा बताओ, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे 0 है और एंगल भी 0 है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ओरिजिन से दूर जाता जाएगा, r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एंगल भी पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, ये इस तरह का बढ़ता चला जाएगा, समझ आया। ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन ऐसे है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या होता बताओ जरा, नेगेटिव होता तो उल्टा होता, ये ऐसे जा रहा होता, समझ रहे हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि वापस वहीं पे नहीं आ रहा घूम के। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी आरएमएस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, इसकी आरएमएस वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल में हम मोड लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल में किस तरह से हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स सिग्नल में हमें मोड चाहिए होता है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास कोई सिग्नल है एफ टी इक्वल टू 4e की पावर j3t प्लस 4 प्लस 6 साइन 2t प्लस 8 कोस 3t नहीं, हमें भी इसको 4t ले लीजिए। आपको पता नहीं इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एफ टी आरएमएस हमें ये बताना है। तो जरा देखिए, मेरे पास इसमें दो पार्ट है इस सिग्नल में, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये। और ध्यान से देखिए, इसकी ओमेगा 3 है और यहाँ पे कोई भी ओमेगा 3 नहीं है, इसका मतलब ये मर्ज नहीं होगा। तो ओवरऑल आरएमएस कैसे निकालेंगे, इसकी इंडिविजुअल आरएमएस बताओ क्या है 4, और इसकी इंडिविजुअल आरएमएस बताओ क्या है, बताइए। रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 प्लस 1/2, बोलिए 36 प्लस 64, सही है भाई। तो ये बनेगा, आप देख सकते हो ये 100 बन गया, 150 और 50 66 आएगा, ये रूट 66, सही बात है। इसकी आरएमएस आ गई मेरे पास और इसकी आरएमएस आ गई। अब तो फॉर्मूला लगा सकता हूं जीटी और एचटी वाला। तो आप बताओ ओवरऑल आरएमएस क्या आएगी, रूट ऑफ इसकी आरएमएस का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आप देखिए क्या बना, ये बन गया मेरे पास 82, क्या कहते हो, ठीक है। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 9.05, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आरएमएस वैल्यू आ गई। आप जरा देखिए कि किस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है, ठीक है। ये अलग था और ये अलग था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके आरएमएस वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है, ठीक है। चलिए कुछ और सिग्नल देखते हैं, एक दो और देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ क्या आएगी इस सिग्नल की, 0 1 2 3, ये आइट है 4, ये आइट है -4। बोलिए दोस्तों इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या आंसर आएगी बताइए। ये तो बड़ा आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। इसको रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये तो डीसी बन जाएगा 4, ये -4 ऊपर आ गया। तो बताओ आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आ गई। डीसी की वैल्यू जो इसकी आरएमएस होगी वही इसकी आरएमएस होगी, क्योंकि रेक्टिफाई करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और इसकी आरएमएस तो हमें पता ही है, तो एफ टी इक्वल टू 4 है, तो कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, आरएमएस होती है। तो इसका तो इसकी आरएमएस 4 है, तो इसकी आरएमएस भी अपने आप क्या बन जाएगी 4, डायरेक्टली हो गया है, तो ठीक है ना, बड़ा आसान काम था। और जरा देखिए एक और क्वेश्चन मैं जरा दिखा रहा हूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ये सिग्नल है, देखिएगा, देखिए दोस्तों इस तरह का सिग्नल है, t इन सेकेंड्स, ये हाइट है 10 और मान लीजिए ये भी ये 20 हाइट है, ठीक है, पीक वैल्यू। ये कोई सिग्नल है मेरे पास एफ टी, आपको पता नहीं इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। तो देखिए इसके 2-3 तरीके हैं, कुछ तरीके गलत हैं, अब कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। अब 2-3 तरीके हैं जिनमें क्या मिस्टेक है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, और इसका क्या आरएमएस आएगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए, इसका पीरियड है 2, तो लंबा जाएगा, बेहतर है इसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा तो थोड़ा छोटा बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का बनेगा, रेक्टिफाई करूंगा तो ऐसे बनेगा, ये 10 आएगा और ये 20, नीचे वाला ऊपर उठ के आ जाएगा, क्या कहते हैं एफ टी, ये टी
0 1 2 3। सही है। तो इस तरह का मेरे पास सिग्नल आ जाएगा ft, ठीक है ना, रेक्टिफाई करने के बाद। अब मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है, तो पीरियड बताओ कितना इसका, पीरियड तो इसका 1 है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुनिए, कुछ लोग ये बोलेंगे कि इस सिग्नल को मैं ब्रेक कर लेता हूं। कैसे? इस सिग्नल में एक तो कांस्टेंट हाइट है 10, ये ले लो, इसका मतलब 10 को अलग कर लो, कांस्टेंट है 10, इसको 10 को अलग कर लो, उसमें ऐड कर दो, क्या चीज ऐड कर दूं, एक दूसरा सिग्नल, कौन सा, 0 से 1 तक। देखो 10 तो हमने ले लिया, ऊपर बस ये और ये कैप और ले आओ, ये और ऐड कर दो, ठीक है जी, बोलिए। तो जरा देखिए 0 से 1 तक, देखो 0 से 1 तक 10 तो ये था ही, उसमें ये कैप और ऐड कर दो, तो ऐसी कैप बन जाएगी, 10 से ऊपर उठ जाएगी ये कैप। सही है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच देखिए, 1 से 2 के बीच ये कैप तो है ही, और ये आपकी हाइट 10 है, ठीक है, तो 10 हाइट में ये और ऐड कर दो, तो ये ऊपर उठ जाएगा। सही बात ना। तो इस तरह से अगर मैं इसमें और इसमें ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली यही बनेगा मेरा। सही है। अब ये बोलते हैं इसको आप मान लो ht, इसको मान लो gt, ठीक है। अब इसकी आरएमएस मुझे पता है कितने आएगी इसकी आरएमएस, gt आरएमएस, अभी साइन वेव वाला है ये, तो साइन वेव जो था उसकी जो आरएमएस आएगी वही इसकी भी आएगी, तो पीक वैल्यू 10 है, तो क्या आएगी 10/√2, सिंपल है। और इसकी आरएमएस क्या आएगी बताओ, ht आरएमएस, वो आएगी 10। और जो ft है ये मैं जानता हूं क्या है मेरा, gt प्लस ht आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये बनेगा। तो अगर मुझे ft की आरएमएस चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा, रूट ऑफ gt की आरएमएस का स्क्वायर प्लस ht की आरएमएस का स्क्वायर, ऐसे आप करते हो, यही तो फॉर्मूला होता है। बट ये गलत आंसर आएगा इसे, ठीक है। क्यों गलत आएगा, सुनो, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है बताओ, जब इन दोनों सिग्नल में कोई भी टर्म ऐसी ना हो जो मर्ज हो सके। असल में इन दोनों में ऐसी टर्म है जो मर्ज हो सकती है, कौन सी? फोरियर क्या कहता है इसके बारे में, इसके बारे में फोरियर कहता है कि इसके अंदर एक तो डीसी टर्म होगी विच इज 2Vm/π, और कौन सी टर्म्स होंगी, कोसाइन या साइन टर्म्स होंगी, एसी टर्म्स होंगी। सही है। आगे कोसाइन या साइन टर्म्स होंगी, फोरियर कहता है इसके बारे में, ये डीसी टर्म होगी, ये एसी टर्म्स होंगी। अब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी डीसी टर्म 10 और इसकी डीसी टर्म मर्ज नहीं हो जाएगी। समझ रहे मेरा पॉइंट? इसका मतलब क्या ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो? नहीं जी, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ये यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी डीसी टर्म और इसकी डीसी टर्म मर्ज होगी ना, जोड़ोगे तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला गलत है, ये नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये समझिए, कुछ लोग इस अप्रोच को पकड़ते हैं, ठीक है। इस अप्रोच में क्या मिस्टेक है वो मैंने आपको बताया, आई होप आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक और अप्रोच भी होती है जो कि गलत हो जाती है, अब देखिए वो कैसी है, मैं रब कर दूं। ये अप्रोच नहीं लगानी है भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और अप्रोच देखिए, एक और अप्रोच देखिए। कुछ लोग बोलते हैं ये जो सिग्नल है ये कैसे बना है, जरा देखो। अगर मैं बोलूं एक वेव में इस तरह की ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक वेव में इस तरह की ले रहा हूं, t इन सेकेंड्स, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है जी। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट मैं 10 ले लेता हूं, ये -10 ले लेता हूं, ठीक है जी। और एक दूसरा सिग्नल मैं ये ले रहा हूं, 0, 10, 0, 1, 2, 3, और ये हाइट है 10 और ये हाइट -10। अगर मैं बोलूं ये दोनों सिग्नल को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा यही सिग्नल आएगा, ओरिजिनल सिग्नल, ये वाला। चेक करके देखते हैं। 0 से 1 के बीच देखिए, 0 से 1 के बीच ये 10 है और ये ऐसी कैप है, तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यही कैप 10 हाइट ऊपर उठ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, 20 तक चली जाएगी। सही है। 1 से 2 के बीच देखिए, ये -10 है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, -10 में ये और कैप ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये जो कैप है -10 हाइट और नीचे डाउन चली जाएगी, तो यही तो बनेगा। सही बात है ना। इसका मतलब ये जो सिग्नल है मैं इसको इस तरह दिखा सकता हूं। अगेन इसको फिर ht मान लो और इसको gt मान लो, ठीक है। अब gt की आरएमएस क्या है बताओ जरा, इसकी आरएमएस क्या आएगी, 10 पीक वैल्यू है इसकी, 10/√2, ठीक है। ये इसकी आरएमएस आ गई, और इसकी आरएमएस क्या आएगी बताओ, इसकी तो 10 ही आएगी। तो फिर क्या करें, फिर अगर मुझे ft आरएमएस चाहिए तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ft इज इक्वल टू क्या, पहले तो ft है gt प्लस ht,
बोलो ना, GT प्लस ST, ये तो है FT मेरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी FT की RMS निकालूंगा तो क्या बनेगी FT RMS बताओ, वो बनेगी रूट ऑफ GT की RMS का स्क्वायर प्लस HT RMS का स्क्वायर। ये आप कर देते हो। अब यहां से भी आंसर गलत आएगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगेन इन दोनों में एक ऐसी टर्म है जो मर्ज हो सकती है। कौन सी? अगर ये साइन टर्म है ना तो यहां पे भी एक साइन टर्म बनेगी। देखना जब इसको डिकम्पोज करोगे, फोरियर कहता है कि साइन से मिलके बना हुआ है, साइन टर्म से, तो एक ऐसी टर्म जरूर आएगी इसके अंदर जब आप इसका फोरियर एनालिसिस करोगे तब, ठीक है। इसका मतलब इसमें और इसमें मर्ज हो सकती है टर्म, तो आपको ये फॉर्मूला अगेन नहीं लगाना है, ठीक है, इसकी RMS निकालने के लिए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें बताओ? चलिए फिर जरा ओरिजिनल मेथड आते हैं। तो मैंने बोला इसको रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई करने से ऐसा बनेगा, या आप मोड ले लो इसका, FT का मोड ले लोगे तो ये बन जाएगा, सही है। अब जरा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसकी RMS कैसे निकालें इसका, अब तो सिंपल रूल लगेगा, ठीक है। पीरियड क्या है बताओ इसका, 1, तो 1/1 और 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ही बनेगा फंक्शन। क्या इक्वेशन आएगी 0 से 1 तक? ये तो हाइट कांस्टेंट है, कितनी? 10 प्लस 10 में कौन सी वेव ऐड हो रखी है? 10 हाइट और ऐड हो रखी है, लेकिन 10 साइन पाई टी वाली वेव ऐड हो रखी है, ठीक है। इसका स्क्वायर dt और रूट ले लो, यही तो आंसर है। देखो ना, इसका पीरियड 1 है तो 1/1। अब 10 तो कांस्टेंट है, उसमें ये वेव, ये साइन वाली वेव और ऐड हो रखी थी, तो साइन वाली वेव देखो ना, 0 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो आप नहीं समझे क्या? मैंने बोला ये तो ये वेव थी 10 तक, 0 से 1 के बीच देखो, और एक वेव ये थी, ये वाली वेव थी, ठीक है। सिर्फ 0 से 1 के बीच देखनी है बस। तो 0 से 1 के बीच 10 ये और 10 ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी? 0 1 2 3 4, अगर साइन वेव में ऐसे आ जाए तो 10 साइन पाई टी आएगी ना। तो 0 से 1 तक ये ऐड कर दो और प्लस ये ऐड कर दो, तो यही तो बनेगा, उसी का तो आंसर चाहिए। तो इससे निकाल लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है भाई, जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर। समझ आया अभी? तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था वो ये इस तरह से हम लोग करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब इसके 2-3 मेथड हैं जो अक्सर लोग अप्लाई करते हैं और उनमें गलतियां कर बैठते हैं, तो वो मेथड जो मैंने बताया वो नहीं लगेंगे, यही मेथड आपका लगेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि RMS क्या होता है, RMS का क्या सिग्निफिकेंस है और RMS हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे RMS के ऊपर, ठीक है, एंड एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा ये आइडिया। उसका हमने एक्सपेरिमेंट भी देखे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हमें वही ओम्स लॉ पे एक बार लेके आएंगे और रेजिस्टेंस से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।